हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस करेंगे। थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस का मतलब होता है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है ये बिल्कुल भी वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट नहीं करती और ना ही शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करती है। और जो इररेलेवेंस कंसेप्ट है इसके अंदर दो अप्रोचेज हैं, एक रेजिडुअल अप्रोच है, एक मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच है। रेजिडुअल अप्रोच का ये मानना है कि जो कंपनी का ये जो डिसीजन है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करे कि रिटेन करे, ये एक पैसिव डिसीजन है। चाहे डिविडेंड 80% डिक्लेयर करे, चाहे 100% रिटेन कर ले, चाहे 80% रिटेन कर ले, 20% डिविडेंड ले ले, कोई पॉलिसी वो अडॉप्ट कर ले, वो फर्म की वैल्यू के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। उसी तरह मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच जो है इसका भी यही मानना है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है इसका फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। और अगर फर्म की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है फर्म की अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर या उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच जो है ये इररेलेवेंस को सपोर्ट करती है। ये कहती है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है उसका जो शेयर की मार्केट प्राइस है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है डिविडेंड पॉलिसी से डिक्टेट नहीं होती, बल्कि ये डिपेंड करती है उसकी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर या उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर। मोदी गिलानी हाइपोथेसिस जो है ये सर्टेन अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ये मानता है कि एक तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट होनी चाहिए, इन्वेस्टर जो है बहुत ही रैशनल है, जो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करता है और जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए उसको कोई पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ता। अगर कोई वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं खर्च करना पड़ता है। इवन अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती। और यहाँ पे हम ये भी अजम्पशन लेते हैं कि कोई टैक्स नहीं है और अगर टैक्स एग्जिस्ट भी करता है तो डिविडेंड के ऊपर या कैपिटल गेन के ऊपर एक जैसा ही टैक्स है, उनके अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। और कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो फिक्स है, रिजिड है, उसके अंदर ज़्यादा क्या बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हाइपोथेसिस का जो लॉजिक है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है ये शेयर की मार्केट प्राइस को इफेक्ट नहीं करता। इनका ये मानना है कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उससे फर्म की वैल्यू अगर इन्हांस हो जाती है और अगर कल को कंपनी को पैसे चाहिए या तो वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर रिजॉर्ट करती है या वो लोन वगैरह लेती है या वो नए शेयर इशू करती है, जिससे क्या होता है कि शेयर की वैल्यू जितनी इंक्रीज होती है उतनी ही बैलेंस हो जाती है, वही उसी लेवल पे पहुंच जाती है। और इसने एक फार्मूला भी दिया है, जैसे यहाँ पे है P0 जो है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन जो डिविडेंड हमें साल के एंड में मिलेगा। और P1 जो है मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड। 1 प्लस KE है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और उससे है इसने हाइपोथेसिस ने वैल्यूएशन मॉडल भी दिया है, उससे हम मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइव कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या है कि P0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से P0 1 प्लस KE माइनस D1 जो है उससे क्या हो जाएगा कि प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास आ जाएगी। उसी तरह क्या है कि अगर हमने ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यूज करने हैं तो उसका भी हमारे पास एक फार्मूला है, M दैट इज इक्वल टू I जो है इन्वेस्टमेंट माइनस E जो है अर्निंग माइनस N जो है नंबर ऑफ शेयर जो ऑलरेडी इशूड है, D1 जो है जितना उसके ऊपर हमने डिविडेंड पे करना है, डिवाइडेड बाय P1 दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड। और वैल्यू ऑफ द फर्म का जो फार्मूला है वो ये है NP0। N जो है नंबर ऑफ शेयर्स है, N प्लस M जो है न्यू शेयर्स है, N जो है एग्जिस्टिंग शेयर्स है, P1 जो है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड है, माइनस I का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, E का मतलब यहाँ पे अर्निंग है, दैट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस वैल्यूएशन मॉडल को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा सॉल्व करते हैं। XYZ लिमिटेड है, उसके 5000 इक्विटी शेयर्स हैं
जो प्रेजेंटली उसने इशू किया हुआ है उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, और कंपनी जो है डिविडेंड जो है डिक्लेयर करने जा रही है एंड ऑफ द पीरियड 6 रुपीज़ पर शेयर, और कंपनी की जो नेट इनकम है डेट इज़ 50,000 है, और उनके पास प्रपोजल भी है न्यू इन्वेस्टमेंट बनाने का डेट इज़ 1 लाख, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% है। यहाँ पे हमने हाइपोथेसिस के द्वारा बताना है कि अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रहती है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रहती है। यहाँ पे एन जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है 5,000 है, जो P0 जो बिगनिंग के अंदर शेयर की मार्केट प्राइस है वो ₹100 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है 10% है, इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख है, अर्निंग जो है हमारी 50,000 है, डिविडेंड जो है ₹6 पर शेयर है। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर हम वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे जब हम देखेंगे कि डिविडेंड हम पे करते हैं, और डिविडेंड जब हम पे करते हैं तो यहाँ पे हम P1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। P0 की वैल्यू है 100, ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 10% है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस D1 जो है ₹6 है। यहाँ पे P1 की वैल्यू आ जाती है 104। अब है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1 लाख, और 50,000 जो है हमारी अर्निंग है, उसके अंदर से हमने 30,000 का डिविडेंड दे दिया है। 80,000 हमें और 80,000 और हमें चाहिए, उस 80,000 को हम 104 से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 80,000 डिवाइडेड बाय 104 जो है न्यू शेयर जो हमने इशू करने हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए हम दूसरा फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, वहाँ पे हम n+m की वैल्यू डाल देते हैं, उसको P1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। ये सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाती है डेट इज टू द ट्यून ऑफ 5 lakhs। अब वैल्यू ऑफ द फर्म हम कैलकुलेट करते हैं कि जब हम डिविडेंड नहीं पे करते, और यहाँ पे भी हम P1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। D1 की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी क्योंकि हम डिविडेंड कोई भी डिविडेंड नहीं पे करें, तो यहाँ पे P1 की वैल्यू जो है 110 रुपीज़ आती है, और फिर हम लगाते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख की है, अर्निंग जो है हमारी 50,000 की है, हमने कोई डिविडेंड नहीं दिया तो हमारे पास ये 50,000 बच जाते हैं। उस 50,000 को हम 110 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है कि इतने न्यू शेयर जो है हमने इशू करने हैं। फिर वैल्यू ऑफ द फर्म के अंदर ये सारा डाटा हम फिल कर देते हैं। वहाँ पे हम जब सॉल्व करते हैं तो देखो वहाँ पे भी वैल्यू ऑफ द फर्म जो है ₹5 लाख ही आती है। तो इसका मतलब ये है कि हाइपोथेसिस शो करता है कि चाहे हम डिविडेंड पे करते हैं चाहे हम डिविडेंड नहीं पे करते, वैल्यू ऑफ द फर्म को वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। दोनों सिचुएशंस के अंदर वैल्यू ऑफ द फर्म जो है सेम आती है। मोदी, गिलानी एंड मिलर की कुछ क्रिटिसिज्म भी है। एक तो इसने कुछ अजम्पशंस ली हैं, जैसे परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, और कंपनी की जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होती। इवन अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके ऊपर भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ती है। इवन अगर इन्वेस्टर जो है वो भी परचेज करना चाहता है तो उसके ऊपर भी ब्रोकरेज होती है। और कई बार इन्वेस्टर जो होता है हमेशा जो भी इन्वेस्टर है वो हमेशा रैशनल नहीं होता, कई बार इरेशनैलिटी भी शो कर जाता है, और कंपनी जो है रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं अडॉप्ट कर सकती। और कई बार ऐसा भी होता है, और जैसे इन्होंने माना था कि टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट एक्चुअल में टैक्स एग्जिस्ट करते हैं। डिविडेंड के ऊपर अलग से टैक्स रेट होता है, कैपिटल गेन के ऊपर अलग से टैक्स रेट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।